डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आर अगोर के सॉल्यूशंस की ये जो सीरीज़ है, इसमें हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और ये सीरीज़ का 5th वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है कि यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है इंडियन टाइप डब्ल्यूसी का, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी? तो ये वाला डायमेंशन है ए और जो बुक में डायग्राम दिया गया है इंडियन टाइप डब्ल्यूसी का, उसमें दिया है कि ये वाली वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर होगी, तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में दिए है कि इंडियन टाइप डब्ल्यूसी का जो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इसमें बी की वैल्यू क्या होगी? तो ये बी है टॉप से लेके बॉटम तक, यहाँ तक जो टोटल हाइट है। तो बुक में जो डायग्राम दिया है यहाँ पर दिख रहा है हमें क्लियरली कि 45 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है कि वॉश बेसिन में जो सिंक है उसकी फ्लोर लेवल से क्या हाइट होती है? तो वॉश बेसिन है वो ग्लेज्ड अर्थनवियर का या चाइना और व्हाइट ग्लेज्ड फायर क्ले का होना चाहिए। एक पीस में, सिंगल पीस में कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पार्ट्स में नहीं होना चाहिए उसका कंस्ट्रक्शन। ये प्रेस्ड स्टील और प्लास्टिक का बेसिन भी हो सकता है। अब यहाँ पर दिया है कि ये 2 टाइप का हो सकता है, ब्रैकेट टाइप हो सकता है, पेडेस्टल टाइप हो सकता है। पेडेस्टल टाइप ये है कि जिसमें यहाँ पे छोटा-सा कॉलम जैसा यहाँ पर दिया जाता है, जो कि इसके ऊपर वॉश बेसिन रखा जाता है। अब अगर ये पेडेस्टल टाइप का होगा, तो फ्लोर से टॉप ऑफ द रिम ऑफ द बेसिन की जो हाइट है वो 75 टू 80 सेंटीमीटर होती है और यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में दिए है कि डोमेस्टिक सीवर पाइप्स हैं, वो अगर 1 इन 100 के ग्रेडियंट पे ले की गई हैं, तो डायमीटर क्या होगा? डोमेस्टिक ड्रेन पाइप्स हैं, उनमें डिस्चार्ज एक तो कंटिन्यूअसली नहीं होता, इंटरमिटेंट होता है और काफ़ी बार डिस्चार्ज है वो कम भी होता है। तो ऐसे में कुछ भी वहाँ पे डिपॉज़िट ना हो, इसके लिए जब डिज़ाइन करते हैं, तो जो ड्राई वेदर फ्लो है, उसके 3 टाइम्स डिस्चार्ज के लिए इसको डिज़ाइन करते हैं और उस कंडीशन में जब फ्लो हो रहा है, जब 3 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो हो रहा है, तो हाफ फुल होना चाहिए जो डिस्चार्ज जो है, जो सॉरी ड्रेन है वो। और मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी 0.75 मीटर पर सेकंड मेंटेन होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए जो डायमीटर और जो डिस्चार्ज है उसकी ये यहाँ पर दिया गया है टेबल। क्वेश्चन में हमसे पूछा 1 इन 100 का, तो ग्रेडियंट हमारा है 1 इन 100, तो डायमीटर होगा 150। याद रखनी होंगी आपको ये वैल्यूज। आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हम एक बार समझ लेते हैं इन स्टेटमेंट्स में जो दिया गया है उसको। एक तो डेड मैन होता है, इसको टेल टेल्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई बहुत ही बढ़िया एरिया एक्सप्लोइट करके हमने वहाँ से सोइल निकाली है, कहीं पे हमें एम्बैंकमेंट बनाना है उसके लिए। तो अब जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमने गड्ढा बनाया है उसका टॉप लेवल क्या रखें? एक तो ये है कि आसपास का एरिया का हमने ले लिया कि पहले ये लेवल था और अभी ये लेवल है, तो हम उसका वॉल्यूम निकाल लें। लेकिन मान लिया कि बहुत ही बड़ी साइट है, तो फिर कहीं पे जो ग्राउंड सरफेस हायर लेवल पे होगी, कहीं कम होगी, तो फिर कहाँ से मेजर करें, कौन सा एक्यूरेट होगा? तो इसके लिए जब एक्सप्रेशन करते हैं, जैसे ये एरिया है, ये एक्सप्लेट किया इसमें, तो बीच में एक छोड़ देते हैं हम, कुछ जैसे सोइल थी एज इट इज छोड़ देते हैं, एक क्यूबॉइड जैसा। इसके आसपास की एक्सक्यूट कर लिया हमने और इसको थोड़ा सा पोर्शन एज इट इज छोड़ दिया, ताकि हम लेवल है वो इससे मेजर कर पाए कि इनिशियल जो सोइल थी उसका ये लेवल था। तो इनको डेडमैन और टेल टेल्स बोला जाता है। और जो विड्थ है उसके मिड में इनको छोड़ा जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया मेजर करने का। अदरवाइज मान लिया कि कहीं पर ग्राउंड सरफेस हायर लेवल पे है, कहीं पर लोअर लेवल पे है, तो फिर किससे आप कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम? दूसरा है कि बहुत ही ज़्यादा अनडुलेटिंग और अनइवन ग्राउंड सरफेस है इस तरीके से, तो अब क्या करें? तो उसमें क्या करते हैं कि पहले लेवल मेजर करते हैं ग्राउंड सरफेस का और एक्सक्वेशन के बाद में लेवल मेजर करते हैं, उससे डेप्थ निकालते हैं कि कितनी डेप्थ में एक्सक्वेशन हुआ है, कितनी मिट्टी हमने वहां से निकाली है, क्योंकि हमें पेमेंट करना है वो वॉल्यूम के बेसिस पे करना है। तो ये हो गया सेकेंड। थर्ड है
जब हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं रोड के लिए, तो उसका फॉर्मेशन होता है, जो एम्बैंकमेंट की कॉस्ट है उसमें कॉस्ट इंक्लूडेड होती है कि जो फॉर्मेशन है उसकी प्रोफाइल क्या होगी। उसमें हम कुछ ना कुछ लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप रखना चाहेंगे, तो वो स्लोप भी जो काम कर रहा है वहाँ पे उसको मेंटेन रखना है, बनाना है वो स्लोप वहाँ पर। और सॉइल है उसको लेयर्स में डिपॉजिट करनी है। लेयर में डिपॉजिट किया एक लेयर को, उसके बाद कॉम्पैक्शन किया, फिर सेकंड लेयर थी उसका कॉम्पैक्शन किया। तो ये डिटेल्स सारे मेंशन किए होते हैं, और जो रेट होती है वो पूरे की इंक्लूडेड होती है। ऐसा नहीं है कि जिसका काम कर रहा है उसने मिट्टी ले जाकर वहाँ पे डाल दिया ऐसे, ऐसा नहीं होगा। उसको प्रॉपर लेयर्स में जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट करना होगा, और फॉर्मेशन का जो टॉप सरफेस है उसको एक लेवल देना पड़ेगा। तो ये सारा उसके कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट में दी है कि एवरेज डेप्थ ऑफ एक्सक्रेशन है वो उससे हम निकालते हैं जो मिड विड्थ पे डेड मैंस छोड़े जाते हैं। बी में दिया है कि अर्थ पर कैलकुलेशन करते हैं तो एक्सक्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं लेवल्स में डिफरेंस निकाल के। तो अगर अनइवन सरफेस है तो लेवल्स में डिफरेंस निकाल के हम एक्सक्रेशन कैलकुलेट करते हैं। सी में दिया है कि जब अर्थ वर्क एक्सक्रेशन की बात होती है तो उसमें इंक्लूडेड होता है जो करेक्ट प्रोफाइल है फॉर्मेशन लेवल का वो, और सोइल को लेयर्स में डिपॉजिट करना। तो सारे करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफ़ी एग्जाम्स में इन पे एक एक दो स्टेटमेंट उठा के भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट उठा के इस पे कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो इन स्टेटमेंट्स को आपके लिए बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। लीड क्या होता है? लीड बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो साइट ऑफ एक्सक्रेशन है और जो साइट ऑफ डिपॉजिट है उनके बीच की डिस्टेंस। या पर कहीं पर हम फिलिंग कर रहे हैं तो हम जो सोइल लेके आ रहे हैं वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, और हमें जो डिपॉजिट करना है उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो लीड होती है। और इसको मेजर करने के लिए जो भी एक्सक्रेशन का जो साइट है वो एरिया है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक ब्लॉक की अलग से लीड मेजर की जाती है। अब अगर 500 मीटर तक की डिस्टेंस है तो लीड है वो 50 मीटर की यूनिट में मेजर करेंगे। जैसे कि 500 मीटर के बीच में डिस्टेंस मान लिया 450 मीटर है, तो हम बोलेंगे कि लीड की जो यूनिट है वो 9 यूनिट है, क्योंकि 50 मीटर को 1 यूनिट मान रहे हैं हम। और अगर डिस्टेंस है वो 500 मीटर से ज़्यादा है, 5 किलोमीटर तक है, तो यूनिट लेंगे वो 500 मीटर लेंगे। और अगर 5 किलोमीटर से भी एक्सीड कर रही है जो लीड है वो, तो यूनिट लेंगे वो 1 किलोमीटर का लेंगे। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है ए में कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एवरेज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट डिस्टेंस। तो ये बोरोपिट और जो स्प्रेडिंग ऑफ सोइल की जो साइट है उनकी जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो मेजर की जाती है। अब रास्ता हो सकता है इस तरीके से जिगजैग होके जा रहा हो, बट हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो स्ट्रेट वाली करते हैं। हर एक ब्लॉक के लिए लीड है वो इंडिविजुअली मेजर की जाती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा कोई एरिया है। तो एक कॉर्नर से बहुत पास होगा, जो भी लीड है उसकी वैल्यू कम होगी, दूसरे कॉर्नर से देखें तो ज़्यादा होगी। तो ब्लॉक्स में डिवाइड करके फिर अलग-अलग ब्लॉक की लीड कैलकुलेट की जाती है। सी में दिया है 500 मीटर तक की डिस्टेंस है तो लीड है वो 50 मीटर होगी, ये भी करेक्ट है। डी है वो गलत है। इसमें दिया है कि 2 किलोमीटर से एक्सीड कर रहा है तो लीड 1 किलोमीटर की यूनिट से लेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर 5 किलोमीटर से एक्सीड कर रहा है तो लीड है वो 1 किलोमीटर की यूनिट से ली जाती है। तो ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि हाईवे का क्रॉस सेक्शन किस तरीके से लेते हैं। तो कहीं पर हाईवे का क्रॉस सेक्शन हमें लेना है तो जो सेंटर लाइन है उसके राइट एंगल पे उसके परपेंडिकुलरली हम लेंगे, और हर एक 30 मीटर की डिस्टेंस पे लेंगे। इसके अलावा अगर कहीं पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं जहाँ पे ग्राउंड सरफेस में अब्रप्टली चेंजेस हो रहे हैं वहां पर भी लेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड ऑफ द कर्व पे भी लेंगे। तो राइट एंगल टू द स्ट्रेट लाइन 30 meters apart, intermediate points having abrupt change in gradient, the starting and end points of the curve। तो सारे ही करेक्ट हो गए यहाँ पे। बेसिकली अर्थवर्क कैलकुलेट करने की बात हो रही है, जैसे कि किसी हाईवे के लिए अर्थवर्क कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल एम्बैंकमेंट बनाना है वहाँ पे। तो सेंटर लाइन के अलोंग हम लेवल्स तो लेते ही हैं, उसके अलावा हमें क्रॉस सेक्शन भी चाहिए उसका अर्थवर्क का वॉल्यूम निकालने के लिए। ये जैसे सेंटर लाइन है तो मुझे ये डायमेंशन भी तो चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिए है कि बी है वो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है, डी है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है, साइड स्लोप है वो S/1 है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ट्रांसवर्स कोई स्लोप नहीं है, तो हम इसको प्लॉट करें तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा।
कि बी है वो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है, डेप्थ डी है और कोई एम्बैंकमेंट होगा उसकी इस तरीके से स्लोपिंग साइड्स होंगी। ये स्लोप एस रेशियो 1 दिया है, डेप्थ डी है। अब ये डेप्थ डी है, स्लोप एस रेशियो 1 है, तो ये हो जाएगा एस डी। हमसे पूछा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसमें एक तो ये रेक्टेंगल हो गया बी डी प्लस ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल है एक और दूसरा ये ट्राइंगल है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एस डी इंटू डी, बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है कि जो फॉर्मेशन लेवल है हाईवे का, उसका ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्म है किसी पर्टिकुलर लेंथ के लिए, और ग्राउंड है उसमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है। तो अर्थवर्क है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कौन से मेथड से कर सकते हैं? फॉर्मेशन लेवल मतलब जो हमने एम्बैंकमेंट बनाया है हाईवे के लिए, उसका जो टॉप है उसकी लेवल, उसमें ग्रेडियंट होगा, और उससे पहले नेचुरल जो ग्राउंड सरफेस थी वहां पर भी कुछ स्लोप था लॉन्गिट्यूडनली। तो ऐसे में हम तीनों में से कोई सा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, मिड सेक्शन फॉर्मूला, ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। ये फॉर्मूले हैं, ये आगे के क्वेश्चंस में ज्यादा डेप्थ में समझेंगे हम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें दिया है कि मिड सेक्शन फॉर्मूला है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो हम समझते हैं मिड सेक्शन फॉर्मूला को। ये यहाँ पर एक आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये एम्बैंकमेंट का, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, यहाँ पर डेप्थ D1 है, एंड पे डेप्थ है वो D2 है। तो मिड सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीन डेप्थ निकालते हैं कि D1 और D2 का जो एवरेज होगा वो मीन पे सेंटर पे डेप्थ होगी, और इस डेप्थ से हम सेंटर का एरिया निकाल लेते हैं कि सेंटर पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये होगा। तो DM निकाली हमने कैसे, एवरेज लिया D1 और D2 का, और इससे जो एरिया आया क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का सेंटर का, वो हम AM से डिनोट कर रहे हैं, और जो वॉल्यूम है वो हमने लिया AM इंटू डी, कि यहाँ पे एरिया A1 था, यहाँ पे A2 था, तो हम बीच का एरिया ले लेते हैं, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस है, कहीं पे इसको L से डिनोट किया होगा, कहीं पे यहाँ पर D से कर दिया, तो AM इंटू डी करके हम ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दिया है AM की एवरेज डेप्थ कैलकुलेट की जाती है, वो उसको हम मीन डेप्थ बोलते हैं। मिड सेक्शन का एरिया कैलकुलेट किया जाता है, मिड सेक्शन का एरिया होगा ये एवरेज एरिया ऑफ टू कंजुगेटिव सेक्शंस है वो होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि एवरेज एरिया है जो कंटिन्यूस सेक्शंस का वही मिड का एरिया हो। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके का सेक्शन है, तो इस केस में डीएम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा वो A1 प्लस A2/2 से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि एरिया है वो डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ, अगर इस तरीके का सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन अगर रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पर तो एरिया BD है, तो B1 BD1 BD2, और इनका एवरेज निकालेंगे तो D1 प्लस D2/2 इंटू बी आएगा, और इसी को हम AM बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तब तो ये करेक्ट हो सकता है सी स्टेटमेंट, बट हमेशा नहीं होगा, और मोस्टली हम जो प्रॉब्लम्स लेते हैं हाईवे की उनमें इस तरीके से होता है एम्बैंकमेंट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। डी में दिया है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग मिड सेक्शनल एरिया बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू ओरिजिनल सेक्शंस। अब टू ओरिजिनल सेक्शंस किस किस को बोला है ये यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। ई में बोला है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग मिड सेक्शनल एरिया AM बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेक्शंस। अब यहाँ पे लैंग्वेज का कंफ्यूजन है थोड़ा सा, बट ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो हमें पता है कि ए और बी तो करेक्ट है, और ऑप्शन हमारे पास या तो है कि ए बी और ई को हम करेक्ट माने, या फिर डी को अकेले को करेक्ट माने, तो फिर ये ज्यादा एक्यूरेट है। ऐसे आपको देखना पड़ेगा ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अब अगर हमें इंडिविजुअल को करेक्ट करना था तो डी भी ऐसा नहीं है कि कोई गलत कह रहे हैं हम डी को, बट बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो यहाँ पर एफ होगा, जिसमें ए और बी भी इंक्लूड हो रहे हैं और ई को भी करेक्ट बोला है। क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें दिए है कि ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला कौन से अजम्पशन पे बेस्ड है। ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि पिरामिड का मिड एरिया होगा, पिरामिड का सेंटर में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो हाफ होगा एंड्स पे जो एरिया है उसका, मतलब AM जो होगा वो A1 प्लस A2/2 होगा।
और हम यहाँ पर अजम्पशन लेते हैं कि A1 और A2 जो स्टार्टिंग और एंड के जो प्लेन्स हैं, जो क्रॉस सेक्शंस हैं, वो पैरेलल हैं एक-दूसरे के। तो ट्रेपेज़ोइडल फ़ॉर्मूले से हम निकालते हैं वॉल्यूम। तो मिड एरिया लेते हैं जो इक्वल होता है A1 प्लस A2 को, A1 प्लस A2 बाई 2 के, और इससे जो हम वैल्यू निकालते हैं ये ओवर एस्टिमेट करते हैं हम इसमें वॉल्यूम को, और इसको हम रेक्टिफाई करने के लिए ये कर सकते हैं कि प्रिज़्मोइडल करेक्शन इसमें लगा सकते हैं। तो प्रिज़्मोइडल करेक्शन हम लगा देंगे तो जो प्रिज़्मोइडल फ़ॉर्मूला है, उससे जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू हमें इस फ़ॉर्मूले से मिलेगी, और प्रिज़्मोइडल फ़ॉर्मूला है वो ज़्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू ट्रेपेज़ोइडल फ़ॉर्मूला। तो यहाँ पर भी ए, बी, सी तीनों करेक्ट है, तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 में दिए है कि करेक्ट प्रिज़्मोइडल फ़ॉर्मूला क्या होगा? तो ये तो आपको याद रखना है हमेशा, d/3 A0 प्लस AN। अब सिंबल किस तरीके से लें वो वेरी कर जाता है, आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट और लास्ट होगा, प्लस 4 इंटू इवन एरिया प्लस 2 इंटू ऑड एरिया, और यहाँ पर हमेशा नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो ऑड होने चाहिए, 3, 5, 7 इस तरीके से। और डी यहाँ पे 2 कंटिन्यूअस सेक्शंस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है, तो बी होगा आंसर। अब कहीं पर A0 लिया है इसने फर्स्ट वाले को, कहीं पर फर्स्ट वाले को A1 भी लिया हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है कि जो प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट होता है, जिसकी हाइट d है, साइड स्लोप S/1 है, लेंथ L है, तो स्लोपिंग सरफेस है उसका एरिया क्या होगा? तो ये ऐसा होता है एम्बैंकमेंट, हमसे स्लोपिंग सरफेस का एरिया पूछा है, तो ये स्लोपिंग सरफेस की लेंथ है। इसको जो एम्बैंकमेंट की लेंथ है वो दी गई है L, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्लोपिंग वाला सरफेस एरिया आ जाएगा, ये विजुअलाइज़ कर सकते हो आप इज़िली। अब ये कितना होगा? ये SD है, ये D है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा SD का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर का रूट, तो D1 प्लस S का स्क्वायर का रूट। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे L से, तो ये जो भी स्लोपिंग सरफेस है, इसका एरिया आ जाता है। इसको कैलकुलेट करने की हमें इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि काफ़ी बार यहाँ पर पिचिंग वगैरह की जाती है, स्टोन्स वगैरह लगाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। इसमें दिया है कि ये जो डायग्राम दिया गया है नीचे, इसमें 30 मीटर अपार्ट अपार्ट पॉइंट्स हैं, जिनके आरआर ये दिए गए हैं, और हमें एक इससे एक एम्बैंकमेंट बनाना है, जिसकी स्लोप होगी वो 1/20 होगी। रोड के लिए एम्बैंकमेंट बनाना है, तो रोड की जो यूनिफ़ॉर्म अप ग्रेडिएंट है वो 1/20 की है। तो कौन-सा पॉइंट ऐसा है जिसमें कि नो कटिंग और नो फिलिंग होगी, मतलब उस पॉइंट का अभी जो आरएल है वो ही बाद में होगा। तो पहले तो हम निकालते हैं कि अगर इस स्लोप पे हमें बनाना है तो आरएल क्या-क्या होंगे। तो फर्स्ट वाले का तो सेम ही रख देते हैं, उसके बाद हम ग्रेडिएंट देंगे एक अप ग्रेडिएंट 1/120 का, 1/120 का ग्रेडिएंट देंगे, तो ये डिस्टेंस बीच की है 30 मीटर, ये भी है 30 मीटर। तो 30 मीटर की डिस्टेंस में कितना चेंज आएगा आरएल में, अगर 1/20 का ग्रेडिएंट है तो 30 डिवाइडेड बाई 120, तो 0.25 आ गया। तो ये 100 है आरएल, तो इसका हो जाएगा 100.25। इसी तरीके से हर 30 मीटर पे आरएल में इंक्रीज होता जाएगा 0.25 का, क्योंकि ग्रेडिएंट तो यूनिफॉर्म है। तो ये 100.5 हो गया, ये 100.75 हो गया, ये 101 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट तो स्टार्ट पॉइंट है, इसको तो छोड़ दो। उसके बाद इस वाले पॉइंट का आरएल है 99.25, यहाँ पर आरएल आ रहा है 100.25। तो यहाँ से यूनिफॉर्म ग्रेडिएंट लाइन इससे ऊपर जाएगी, इस वाले पॉइंट पे हमें फिलिंग करनी पड़ेगी। 102 वाला पॉइंट आप देखो 7 पे, इसमें आरएल है इसका 100.5, इसका लेवल है, इसमें इसका 102 है, तो यहाँ पर हमें कटिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कटिंग फिलिंग करनी पड़ी है, यहाँ पे कटिंग करनी पड़ रही है, तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ना कटिंग करनी होगी ना फिलिंग करनी होगी। अब हम इसको एनलार्ज्ड फॉर्म में देखते हैं। ये पॉइंट नंबर है 6, ये पॉइंट नंबर है 7। ये इसका इनिशियल आरएल है, ये फॉर्मेशन के बाद आरएल होगा। ये इसका इनिशियल आरएल है, ये फॉर्मेशन के बाद आरएल होगा। तो ये नेचुरल जो सरफेस है वो है, और ये जो मैं ब्लू लाइन में शो कर रही हूँ ये फॉर्मेशन के बाद ही सरफेस होगी। तो इन दोनों के बीच में ये कट लग रहा है यहाँ पे, तो ये हम मान रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस पे है इस वाले पॉइंट से। तो अब कुछ नहीं, हमें इंटरपोलेशन से एक्स डिस्टेंस निकाल लेनी है। तो पहले हमने लिया ये वाला ट्राइंगल, जो नेचुरल सरफेस है
उसका ट्राइंगल हमने लिया, तो ये 102.925 डिवाइडेड बाई 30 इंटू एक्स प्लस 99.25। इससे एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका हमने आर एल निकाल लिया, वो इक्वल होगा जो हमारा फॉर्मेशन लेवल है, जो फॉर्मेशन ग्रेडियंट है, उसके अकॉर्डिंग एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका जो आर एल है। अब यहाँ का आर एल है 100.25 जो फॉर्मेशन लेवल है उसका, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसका आर एल होगा ये 100.25 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 120। 1 मीटर में 120 मीटर में 1 मीटर का चेंज आ रहा है आर एल में, तो 1 बाई 120 इंटू एक्स। अब कुछ नहीं, यहाँ से एक्स कैलकुलेट कर लिया हमने, एक्स आया 120 बाई 10, तो ये आ गया 12 मीटर। मतलब सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है, सिक्स्थ चैनेज वाला, इससे 12 मीटर आगे जो पॉइंट होगा यहाँ पर 12 मीटर की डिस्टेंस पे उस पॉइंट पर कोई भी कटिंग या फिलिंग नहीं करनी होगी। तो ये आएगा 6 चैनेज प्लस 12। ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, 6 चैनेज प्लस 12 मीटर इस तरीके से होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये इसने ऐसे लिख दिए हैं, बट आपको तो फिर इसके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फिर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, ये भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपको फर्स्ट टाइम देखने में लेंदी लग सकता है, बट आप एक दो बार इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो इजी लग जाएगा, कैलकुलेशन बहुत इजी है इसकी। तो यहाँ पर दिया है कि ग्राउंड सरफेस का स्लोप है वो 1/50 है। तो पहले तो जो नेचुरल ग्राउंड सरफेस थी वो ये थी, ये वाली जो आप देख रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, हमने जो फॉर्मेशन लेवल बनाया, एम्बैंकमेंट बनाया, उसके बाद एक फॉर्मेशन लेवल रखा, वो फॉर्मेशन लेवल है ये वाला, और हमसे पूछा है अर्थवर्क, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, मतलब ये वाला वॉल्यूम। और हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, नेचुरल ग्राउंड सरफेस का स्लोप 1/50 है, लेंथ है वो 150 मीटर है, एम्बैंकमेंट के जीरो चैनल पे जो हाइट है वो 0.5 मीटर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहीं पर हमें 0.5 मीटर की हाइट देनी है। आगे की हाइट है वो स्लोप के अकॉर्डिंग होगी। स्लोप हमें एम्बैंकमेंट का रखना है 1/150, विड्थ 11 मीटर है, साइड स्लोप है वो 2:1 है। यहाँ पर कहीं पर भी आप क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो वो इस तरीके से होगा ट्रेपेजोइडल। ये वाला वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसकी डेप्थ चाहिए इस वाले पॉइंट पे और एंड वाले पॉइंट पे D1 D2। D1 हमें मिल गया क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था कि जीरो चैनल पे जो डेप्थ होगी एम्बैंकमेंट की वो 0.5 मीटर होगी, तो ये 0.5 मीटर तो हमें मिल गई। अब ये वाली डेप्थ चाहिए हमें इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट पे ये बीच की जो ये डिस्टेंस है ये चाहिए। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम ये टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से कितनी डेप्थ पे होगा। यहाँ से मगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट से, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। तो ये ड्रॉप होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन में दिया है कि एम्बैंकमेंट की लेंथ है वो 150 मीटर है, तो 150 मीटर की लेंथ में 1/50 के स्लोप से कितना ड्रॉप होगा, 150 इंटू 1/50, सॉरी 15 लिख दिया गलती से, 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये 0.5 मीटर है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है तो ये भी 0.5 मीटर होगा। तो ये जो बॉटम है, ये जो एंड पॉइंट है ग्राउंड सरफेस का, वो टॉप से 3.5 मीटर की डेप्थ पे होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हमें मिल गई 3.5 मीटर। अब इसमें से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस घटा दूं तो मुझे जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ये वाली वो मिल जाएगी। ये वाली डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 3.5 मीटर है, ये हमें निकालनी है, निकालने के लिए हम ऊपर वाली निकाल के घटा देते हैं। फॉर्मेशन लेवल का स्लोप दिया है 1/150 सॉरी, और लेंथ 150 मीटर है, तो ड्रॉप कितना आएगा, ये वाली डिस्टेंस आएगी ड्रॉप कितना होगा 150 इंटू 1/50, तो 1 मीटर, मतलब ये वाली डिस्टेंस आ गई हमारे पास 1 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर। तो हमारे पास D2 आ गया 2.5 मीटर, D1 है 0.5 मीटर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है ये L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4 AM। AM है जो मिड सेक्शन है, एवरेज सेक्शन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सारी चीजें हमें दी गई हैं यहाँ पर, ये है 11 मीटर, ये S/1 है, तो S की वैल्यू 2 दी गई है, तो 2/1 का ये स्लोप हो गया। D1 है 0.5 मीटर,
D2 है 2.5 मीटर और DM है इन दोनों का एवरेज, जो कि आ जाएगा 2.5 प्लस 0.5 बाई 2 1.5 मीटर। अब किसी को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि L/6 क्यों लिया है। एक स्टूडेंट ने कुछ टाइम पहले मेरे से डाउट पूछा था कि फॉर्मूले में L/3 होता है कि 6 होता है। तो जो प्रिज्मेटिव फॉर्मूला होता है प्रॉपर, उसमें 3 होता है, बट उसमें जो D या L जो होता है, जो लिखा होता है, वो डिस्टेंस होती है दो कंटिन्यूअस सेक्शंस के बीच की। यहाँ पे L लेते हैं हम पूरी, तो यहाँ से यहाँ की पूरी लेंथ L है, इसमें हम 3 सेक्शन लेंगे, एक एंड पे स्टार्टिंग पे, एक एंड पे, एक मिड में। तो दो कंटिन्यूअस सेक्शंस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2। तो D/3 ही है, D की जगह हम L/2 रख रहे हैं, तो ये L/6 आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर D1 पता है आपको, तो A1 निकाल सकते हो, AM निकाल सकते हो, DM पता है, A2 निकाल सकते हो, और इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में आप रखोगे तो ये आ जाएगा 3250 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आंसर की मैं ऑप्शन बी आंसर दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।